जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्णमाला के स्वर टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। उम्मीद है ये जो स्वर टॉपिक है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए जो है वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक ज़रूर देखें। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है वर्णमाला, और वर्णमाला में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे स्वर के बारे में। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ जो है वर्ड है, जो परिभाषा है एक छोटी सी। ध्वनि, ध्वनि किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहा जाता है। अब बात आई है यहाँ पर भाषा की, तो भाषा क्या होती है? भाषा जो होती है वो होती है हमारे जितने भी जो हम बातचीत करते हैं उसका आदान प्रदान, मतलब हमारे भावों का आदान प्रदान जो है वो भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे भावों का आदान प्रदान भाषा के अंतर्गत आता है, तो ये भाषा हो गई। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। तो ये ध्वनि की परिभाषा हो गई। इसके आगे हम लोग बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्णमाला जो है वो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण लिखित चिन्ह जो है उन्हें वर्ण कहते हैं। लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो लिखित, जिनको हम लिख सकते हैं, जो वर्ण होते हैं उनको हम लिख सकते हैं, लिखित चिन्ह जो है वही वर्ण कहलाते हैं जो है। अथवा वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। ये भी एक इसकी परिभाषा हो जाएगी। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। वर्णमाला वर्णों से मिलकर बनी हुई होती है, और वर्ण जो होते हैं वो लिखित चिन्ह होते हैं। लिखित चिन्ह ही वर्ण कहलाते हैं, या भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप से जो हम ध्वनियाँ भाषा के रूप में बोलते हैं, उन भाषिक ध्वनियों को जो है ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण। भाषिक ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे अब टॉपिक है जो है वर्णमाला। इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे कि वर्णमाला कहते किसे हैं। सबसे पहले ये बात जान लेते हैं कि वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें प्रत्येक वर्ण का स्थान स्थिर तथा निश्चित होता है। वर्णमाला में जितने भी वर्ण होते हैं उनका जो स्थान है वो स्थिर, मतलब एक जो है तय होता है, स्थिर अथवा निश्चित होता है। स्थिर अथवा निश्चित होता है। वर्णों का स्थान जो है वो स्थिर अथवा निश्चित होता है। जिस प्रकार जो है हम लोग माले को जानते हैं, जो मोतियों की माला होती है उसके जो है जितने भी मोती होते हैं, माला बनने के बाद मोतियों को इधर उधर नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार वर्णमाला में वर्णों को उनके स्थान से इधर उधर जो है नहीं हटाया जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है उनके स्थान को। इसीलिए कहा गया है परिभाषा में कि वर्णों का ऐसा व्यवस्थित समूह जिसमें प्रत्येक वर्ण का स्थान स्थिर हो तथा निश्चित हो, क्या कहते हैं उसे? वर्णमाला कहते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। वर्णमाला जो है दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में क्या आते हैं? स्वर और व्यंजन। वैसे दो नहीं, वर्णमाला को तीन भागों में हम लोग बांट सकते हैं, स्वर, व्यंजन, और इसमें अयोगवा भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अयोगवा। अयोगवा, ठीक है। तो स्वर, व्यंजन और अयोगवा जो है ये वर्णमाला के भाग हैं। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। वर्णमाला हमने चर्चा की, जिस प्रकार माला, एक जो मोतियों की माला होती है, उनके जो है माला बनने के बाद मोतियों को इधर उधर नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार वर्णमाला के जो जितने भी अक्षर होते हैं उनकी स्थिति या उनका स्थान जो है नहीं बदला जा सकता है। तो वर्णमाला जो है वो व्यवस्थित समूह होता है। किसका? वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है जिनका स्थान स्थिर तथा निश्चित होता है, मतलब नहीं बदला जा सकता है। उनका स्थान जो है नहीं बदला जा सकता है, तो इसे वर्णमाला कह देंगे हम लोग। इसके आगे देखेंगे हम लोग
इसके आगे चर्चा करेंगे। वर्णमाला में आता है पहले स्वर, और हम लोग आज इस टॉपिक में इस वीडियो में हम लोग स्वर के बारे में ही जानेंगे। तो स्वर के बारे में जान लेते हैं, किसे कहते हैं स्वर, स्वर क्या होता है ये जान लेते हैं पहले। फिर स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने भाग होते हैं स्वर के, इसके बारे में आगे देखेंगे। परिभाषा देखेंगे। परिभाषा कह रहे हैं कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल वायु की आवश्यकता होती है, जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में केवल वायु की आवश्यकता होती है स्वर कहलाते हैं। क्या कहे जाते हैं? जिनके उच्चारण में केवल वायु की आवश्यकता होती है उन्हें स्वर कहते हैं। आगे दिया गया है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, स्वतंत्र इकाई होती है। जो स्वर होते हैं, वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं, स्वतंत्र इकाई कह सकते हैं इन्हें। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दूसरे वर्ण की सहायता, मतलब जितने भी स्वर होते हैं वर्णमाला के, जितने भी स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और उनके उच्चारण में, उनको बोलने में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जो स्वर हैं उनके उच्चारण में किसी भी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं ली जाती है, केवल वायु की आवश्यकता होती है, और स्वर जो है ये स्वतंत्र होते हैं। मुख्यतः स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? प्रमुखतः स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोगों ने स्वर के 3 प्रकार पढ़े होंगे। ह्रस्व स्वर, पहला ह्रस्व स्वर दिया है, इसमें ह्रस्व स्वर पढ़ा होगा। दीर्घ स्वर पढ़ा है, दीर्घ स्वर होता है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे कि संयुक्त स्वर जो है, संयुक्त स्वर में भी जो है स्वरों को डिवाइड किया गया है। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन 3 भागों में जो है स्वरों को जानते होंगे। लेकिन स्वर के जो प्रकार होते हैं, जो लिखित भाषा के आधार पर, लिखने के आधार पर जो स्वर के प्रकार होते हैं वो होते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 3 ही होते हैं, लेकिन उसमें जो है प्लुत स्वर को काउंट जो है नहीं किया जा सकता है। जो लिखने के आधार पर स्वर होते हैं उनमें प्लुत स्वर को नहीं शामिल किया जाता है। तो ये हो जाएंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो ये 3 स्वर के प्रकार हो गए हमारे। इसके आगे हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर के बारे में। अब जान लेते हैं ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। पहले ह्रस्व स्वर की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो परिभाषा हम लोग देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में नाम मात्र का समय लगता है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में नाम मात्र का मतलब बहुत थोड़ा सा समय लगता है, बहुत कम वायु फूंकनी पड़ती है, बहुत ही कम वायु की आवश्यकता होती है, या जिनमें जो है नाम मात्र का, जिनके उच्चारण में नाम मात्र का समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, उन्हें जो है क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके अन्य भी नाम हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से, और ह्रस्व स्वर के और कौन कौन से नाम हैं। तो ह्रस्व स्वर का अन्य नाम मूल स्वर, ह्रस्व स्वर को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है, लघु स्वर का भी कहे जाते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा, और ये जितने भी ह्रस्व स्वर हैं हमारे, लघु स्वर हैं, मूल स्वर हैं, इनको जो है हम लोग छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ, ये इस तरह से पढ़ते हैं। इसीलिए मतलब जितने भी छोटे छोटे करके पढ़े जाते हैं ये सब हमारे ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, लघु स्वर कहलाते हैं। और इन्हें मूल स्वर क्यों कहा जाता है? तो इनकी जो वर्णमाला में स्वरों की उत्पत्ति हुई है वो इन्हीं वर्णों से हुई है। आ, ई, उ, आ, इन्हीं वर्णों से जो है वर्णमाला की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए इन्हें मूल स्वर कहते हैं। मूल का मतलब ही जड़ होता है, तो जड़ का मतलब जहाँ से उत्पत्ति हुई हो। तो इन वर्णों से जो है वर्णमाला की स्वर की उत्पत्ति हुई है, तभी इन वर्णों को जो है मूल स्वर भी कहा जाता है। लघु स्वर बता दिया, लघु स्वर क्यों कहते हैं? तो ये जो है छोटा छोटे करके पढ़े जाते हैं, इसीलिए इनको लघु स्वर कह दिया जाता है। तो लघु स्वर, ह्रस्व स्वर को लघु स्वर और मूल स्वर भी कहा जाता है। और इनकी संख्या की बात करें तो ये 4 होते हैं। संख्या में जो ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं इनको, लघु स्वर भी कहते हैं, तो ये संख्या में कितने होते हैं? तो संख्या में इनकी संख्या होती है, ये होती है 4। अ, इ, उ, री, ये जो है हमारे 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। इसके आगे चर्चा करेंगे हम लोग। ह्रस्व स्वर हमारा हो गया। अब हम लोग जानेंगे दीर्घ स्वर के बारे में। तो आइए चलते हैं दीर्घ स्वर के बारे में देख लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग दीर्घ स्वर की परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। इन्हें दीर्घ स्वर क्यों कहा जाता है? दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो जो जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में हमने पढ़ा था कि बहुत ही कम, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम जो है वायु फूंकनी पड़ती है, या बहुत ही कम समय की आवश्यकता होती है, या केवल वायु की आवश्यकता होती है, उन्हें जो है हम लोग जो है ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर जो हैं उनमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना जो है समय लगता है। उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुनी वायु फूंकनी पड़ती है। जितनी जो है वायु जो है ह्रस्व स्वर में फूंकनी पड़ती है, उससे 2 गुनी वायु जो है दीर्घ स्वर में फूंकनी पड़ती है। मतलब वायु जो है उसकी आवश्यकता 2 गुनी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इनके बारे में जान लेते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। जो दीर्घ स्वर हमारे हैं उनकी संख्या कितनी होती है, ये भी जान लेते हैं हम लोग। तो दीर्घ स्वर हैं जो, वो हमारे 3 होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या, जो दीर्घ स्वर की संख्या है वो 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? जितने भी बड़ा बड़ा करके हम लोग पढ़ते हैं वो सभी हमारे दीर्घ स्वर में आते हैं। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है, और जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ये सभी जो है हमारे दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। तो आ, ई, ऊ और ये जो है ये 3 हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। मूल स्वर कितने थे? ह्रस्व स्वर कितने थे? वो थे 4। और लघु जो दीर्घ स्वर हैं हमारे वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3। इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त स्वर की। अब तीसरा जो है वो है संयुक्त स्वर, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। संयुक्त स्वर पहले जान लेते हैं कि संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं या किसे कहते हैं। तो जो संयुक्त स्वर हैं वो बनते हैं स्वरों के मेल से। संयुक्त का मतलब ही होता है मेल, जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने हों। जो परिभाषा भी यही कहती है कि संयुक्त स्वर वे वर्ण होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जो संयुक्त का मतलब ही मेल होता है, मतलब जो मिलकर बने हों वो संयुक्त कहलाएंगे। और संयुक्त स्वर वे वर्ण होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। अब बात करें कि ये कितने होते हैं, तो ये संख्या में 4 होते हैं। कितनी? इनकी संख्या जो है वो होती है 4। संयुक्त स्वर जो है वो संख्या में 4 होते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं ये। तो ये इनकी संख्या 4 होती है, और ये होते हैं ए, ऐ, ओ और औ। ये जो है इनकी संख्या 4 होती है, और ये ए, ऐ, ओ और ओ होते हैं। ठीक है। अब ये कैसे बनते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, जितने भी संयुक्त स्वर हैं वो ह्रस्व जो है स्वरों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ह्रस्व या मूल स्वरों से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं ये जान लेते हैं। पहला जो ए हमारा है, ए, वो बना है आ और ई से मिलकर। किससे बना है? आ और ई से मिलकर ए हमारा हो गया ए। अब ऐ आता है, ऐ दूसरा जो है संयुक्त स्वर में ऐ आता है। तो ऐ कैसे बना है? आ और प्लस ए से, आ और ए से मिलकर ऐ बना है हमारा। ओ कैसे बना है? तो ओ बना है हमारा आ और ऊ से, आ और ऊ से मिलकर ओ बना है। अब बात करेंगे औ कैसे बना है। तो औ जो है वो बना है हमारा आ धन ओ से, आ प्लस ओ से जो है वो औ बना है। ओ बना है आ और ऊ से, और औ बना है आ और ओ से। ये हमारे जो है चारों संयुक्त स्वर हो जाएंगे। अब बात करेंगे, अगर बात करें इनके जो है उच्चारण स्थान की, तो जो जितने भी संयुक्त स्वर होते हैं इनमें जो है ए और ऐ जो है ये कंठ तालु से, मतलब कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। कैसे? अगर बात करें आ किससे बोला जाता है, तो ये आ जो है, आ या बड़ा, ये दोनों जो है ये कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? और ई जो है वो तालु से। तो जो ए है वो हमारा मिलकर बना है, ए बना है आ और ई से। आ बना, आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और ई का जो उच्चारण स्थान है वो होता है तालु। तो ये हो जाएंगे कंठ और तालु से। तो ये ए जो हो जाएगा हमारा, तो कंठ तालु से मिलकर बना हो जाएगा। किससे बने होगा? इसका उच्चारण स्थान जो होगा वो होगा
कंठ तालु। क्या होगा? कंठ तालु। तो ये हमारा ए और ए जो है ये दोनों कंठ तालु से हो जाएंगे। अब बात करें ओ और औ के, इनके उच्चारण स्थान की बात करें अगर हम लोग, तो आ जो है वो हमारा कंठ से जो है उत्पन्न होता है, कंठ से निकलता है, और ऊ जो है वो निकलता है किससे? ओष्ठ से। किससे? ओष्ठ से निकलता है। तो आ और ऊ के मिलने से ओ बनना है, तो ये ओ और औ जो हमारे वर्ण हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे कंठोष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कंठोष्ठ। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग संयुक्त स्वर के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। कितने होते हैं? संख्या में 4 होते हैं, और ये 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। अब बात करें अगर कि जो है प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर जो है वो हमारा लिखने के आधार पर नहीं डिसाइड किया जाता है। प्लुत स्वर यहाँ पर हालांकि हम लोगों ने जो है इसमें वीडियो में जिक्र नहीं किया है, लेकिन जान लेते हैं साथ ही में। बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें प्लुत स्वर को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो प्लुत स्वर जो है वो होते हैं, उनका जो है वर्गीकरण छंदों के आधार पर, जो स्वरों का वर्गीकरण छंदों के आधार पर होता है, उनमें जो है लघु, दीर्घ और प्लुत, इन 3 भागों में स्वरों को बांटा जाता है, जो छंद के आधार पर होते हैं। मतलब जो पद के आधार पर जो है वर्गीकरण होता है स्वरों का, उसमें जो है 3 जो प्रकार के होते हैं, वो भी कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं लघु, लघु, दीर्घ और प्लुत। लघु, दीर्घ और प्लुत, ये 3 जो है हमारे छंदों के आधार पर होते हैं। कैसे? छंदों के आधार पर, मतलब पद के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है लघु, दीर्घ और प्लुत में। स्वरों का जो वर्गीकरण होता है छंद के आधार पर, वो होता है लघु, दीर्घ और प्लुत। लेकिन जो लघु, दीर्घ और जो हमारा संयुक्त स्वर है, इनका जो है लिखने के आधार पर, मतलब गद्य के आधार पर जो है इनका वर्गीकरण, जो स्वरों का वर्गीकरण है वो ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, इन 3 भागों में जो है किया जाता है। अब बात करें प्लुत की, तो प्लुत क्या होते हैं? तो प्लुत जो है स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, या दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा वायु फूकनी पड़ती है, तो वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। जैसे इसमें ओम आता है, ओम अगर करें तो इसमें जो है दीर्घ स्वर की अपेक्षा जो है और अधिक समय लगेगा, या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, ये हम लोगों ने स्वर के बारे में चर्चा कर ली। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो मुख्यतः जो स्वर होते हैं हमारे वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रस्व स्वर हमारे 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं, और संयुक्त स्वर 4 होते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे आ, ई, ऊ और री, ये 4 हो गए। दीर्घ स्वर हमारा आ, ई, ऊ, ये 3 हो गए। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 हो गए। तो 4 और 3 और प्लस 4, 4 प्लस 3 और 4, ये हमारे 11 जो है हो जाएंगे। ये वर्णमाला में स्वर हो जाएंगे। स्वरों की संख्या जो वर्णमाला में पूछी जाती है वो कितनी होती है? 11 होती है हमारी। अब बात करें कि अंग और आहा कहाँ जाएंगे, तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि स्वरों में अंग और आहा भी तो आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? अगर वो स्वरों में नहीं शामिल किए जाते हैं तो क्या होते हैं वो, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आगे देखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं? तो अंग और आहा जो होते हैं उनको अयोगवाह में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? वर्णमाला में जो अंग और आहा होते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? अयोगवाह 2 होते हैं हमारे। कौन कौन से? अंग और आहा। अंग और आहा जो है ये हमारे अयोगवाह हैं और वर्णमाला में है हमारे। तो अंग जो है इसको क्या कहते हैं? अंग और आहा इनको क्या कह दिया जाता है? तो जो अंग होता है उसको अनुस्वार कहा जाता है। जो अंग होता है उसको अनुस्वार, और जो आहा होता है उसको विसर्ग में रखा जाता है। किसमें? उसको विसर्ग कहते हैं, और अंग जो होता है उसको अनुस्वार। अंग का मतलब होता है पीछे, और स्वर का मतलब स्वर। जो है स्वरों के पीछे लगे उन्हें जो है क्या कहते हैं? जो स्वर के पीछे लगे और उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार कहा जाता है। अनु मतलब आगे, अनु मतलब पीछे, और स्वर मतलब
स्वर के पीछे लगने वाले को जो है अनुस्वार कहते हैं, और अनुस्वार जो है वो हमारा अंग होता है। अब अगर बात करें अयोगवाह, अयोगवाह बनते कैसे हैं? अयोगवाह, अयोगवाह का अगर हम लोग सही से तोड़ें तो आ धन योग धन वाह, जो आ के योग से बने हों वह, जो आ के योग से बने हों वह उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह आ के योग से बने होते हैं, मतलब स्वर में जो आ है उसके योग से अयोगवाह बने होते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि अंग और आहा में जो है आ हमें दिखाई दे रहा है, आ जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। तो जो आ के योग से बने हों उन्हें अयोगवाह कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? अयोगवाह कहेंगे। तो ये हो गया हमारा अयोगवाह। हम लोगों ने चर्चा कर ली मूल स्वर, मतलब ह्रस्व स्वर, या उन्हें दीर्घ स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर और लघु स्वर भी कहते हैं। वो हमारे 4 होते हैं संख्या में। दीर्घ स्वर के बारे में चर्चा की, वो हमारे 3 होते हैं। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो अगर बात करी जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला जो है उसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और अयोगवाह कितने होते हैं? तो अयोगवाह जो है वो होते हैं 2 अयोगवाह, और 11 जो है हमारे स्वर होते हैं। अब ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, इनके बारे में हम लोग सही से जान लिए। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है या बहुत कम वायु फूंकनी पड़ती है, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में जो है ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है या ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? तो संयुक्त स्वर वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? तो अयोगवाह जो आ के योग से बने होते हैं वो अयोगवाह कहलाते हैं। तो ये हमारा जो है वर्णमाला का स्वर टॉपिक आज कंप्लीट होता है। तो इसके आगे हम लोग जो है व्यंजन की जो है चर्चा करेंगे, इसके आगे वीडियो में हम लोग व्यंजन। तो आज के लिए इतना है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।